कि सरकार ने ये मान लिया है कि हिंदुस्तान का किसान जो है केवल आतंकवादी है, केवल नस्लवादी है, केवल धर्नाजीवी है, केवल राष्ट्र विरोधी है। यहाँ व्यापारवाद और किसानवाद के बीच जंग है। किसानों को हिंदुस्तान में मिटा करके और 5 उद्योगपतियों को हैंडओवर कर देना, यही अब लड़ाई है। यही किसान अपना जमीन बचाने के लिए सड़क पर है, अपना रेट निर्धारित करने के लिए सड़क पर है। झूठ बोलना, झूठ नहाना, झूठ खाना, झूठ सोना, झूठ पालना, यही सरकार के पास बचा है साहब। कि जिस दिन जिस मुल्क की सत्ता अगर बनियों के हाथ लगेगी तो कपड़ा की तरह गार करके फाड़ करके बिक देगा। आज वही हालात है कि आज अडानी अंबानी का दुनिया भक्ति कर रही है, वही किसान का कौन? वो किसान तो फटहाल है, वो तो अपनी रोजी के लिए तड़प रहा है। ये जब तक देश के शक्ल को, देश के स्वरूप को, देश के संविधान को, देश के विधा को जब तक मिटा नहीं लेंगे तब तक ये दम नहीं लेंगे। ये वही काम करते रहेंगे जो हमारे विरोधियों करते आए हैं। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और किसानों की मांग है कि हमारे देश के किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनना चाहिए। उसी को लेकर हमारे साथ में देश के जाने माने एक्टिविस्ट विनोद राय जी हैं। आपने इनका चेहरा देखा होगा, अक्सर इन्हें अपना वक्तव्य रखता हुआ देखा होगा। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो किसानों की मांग है उसको सरकार क्यों नहीं मान रही है और किसानों की क्या क्या जायज़ मांगे हैं जो सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए, या उनको आतंकवादी जो बताया जा रहा है देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, ये कहाँ तक जायज़ है। किसानों की जो मांग है एमएसपी को लेकर, किसानों की वो मांग सरकार को पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब देखिए, किसान और व्यापारी अगर 1 रुपये का चिप्स बनाता है तो एमएसपी का रेट वो निर्धारित करता है। एक लोहा का फैक्ट्री वाला है, अगर वो लोहा का रेट वो निर्धारित करता है। अगर एक मेडिकल दुकान चलाने वाला है उसका एमएसपी वो तय करता है। सब लोग एमएसपी तय करने का अधिकार है। मतलब आपका कहना यह है जब एक दवाई कंपनी दवाई बनाती है तो दवाई कंपनी रेट तय करती है, बिल्कुल, और एक चिप्स बनाने वाली कंपनी जो है वो चिप्स का रेट तय करती है, और जो लोहा बनाने वाली स्टील कंपनियां हैं वो स्टील का रेट तय करती हैं। तो किसान का लेकिन किसान अपनी एमएसपी क्यों नहीं कर सकता? और अगर किसान अपने अधिकार को मांगते हैं तो अपराध किस रूप में है? कौन ऐसा संविधान का अनुच्छेद है, कौन उसकी आर्टिकल है जो हिंदुस्तान में किसान जो है अपना सरकार से अपनी मांग को नहीं मांग सकता? अगर मांग मानता है तो ये सरकार जो है कहीं आतंकवादी कहने लगती है, कहीं उग्रवादी कहने लगती है, कहीं हिंदू विरोधी बताने लगती है, कहीं तमाम बातें करने लगती है। ये इनको खुली छूट लूट का, किसानों को बर्बाद करने का, किसानों का शोषण करने का, किसानों को के ऊपर आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी कहने का, यही इनकी परंपरा है। और ये अपनी परंपरा को देखिए, यहाँ व्यापारवाद और किसानवाद के बीच जंग है। जिस तरह से राय साहब आप बता रहे हैं कि लड़ाई जो है व्यापारवाद की और किसानवाद की है, दिल्ली को इस तरीके से सिक्योर किया जा रहा है जैसे पहले ज़माने के अंदर राजा जो थे वो किले बना दिया करते थे। जैसे कोई आतंकवादी हमला हो रहा है या देश के ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है विदेशी ताकतों द्वारा, क्या किसान इस तरीके से आक्रमण कर रहे हैं जिनके लिए भाले लगा दिए गए हैं सड़कों के अंदर? आपने वीडियो देखी होंगी कि ड्रोनों से निगरानी की जा रही है, जैसे कोई विदेशी सेना हमारे देश के ऊपर, दिल्ली देश की राजधानी के ऊपर आतंकवादी हमला करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है, हम कहेंगे तो आपको बड़ी अत्युक्ति लगेगी कि अगर किसान आतंकवादी नहीं होता, अगर किसान नक्सलवादी नहीं होता, अगर किसान उग्रवादी नहीं होता, सरकार के मूल्यांकन के पॉइंट ऑफ व्यू ये मानक निर्धारित करते हैं कि सरकार ने ये मान लिया है कि हिंदुस्तान का किसान जो है केवल आतंकवादी है, केवल नस्लवादी है, केवल धर्नाजीवी है, केवल राष्ट्र विरोधी है। अब कहने का मतलब कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि लड़ाई व्यापारवाद की है,
लड़ाई व्यापारवाद और किसानवाद के बीच है। लड़ाई अब देश के पास कुछ बात करने के लिए नहीं बचा है सरकार के पास। अब केवल जमीन का खरीदना, जमीन का खरीद फरोख्त करना, किसानों को हिंदुस्तान में मिटा करके और 5 उद्योगपतियों को हैंडओवर कर देना, यही अब लड़ाई है। यही किसान अपना जमीन बचाने के लिए सड़क पर है, अपना रेट निर्धारित करने के लिए सड़क पर है। आज सरकार जो है किसी को राजद्रोही बता रही है, किसी को धरनाजीवी बता रही है, किसी को ये बता रही है, उनके लिए भाला लगाए जा रहे हैं, उनके लिए सड़कें रोकी जा रही हैं, उनके लिए दुर्ग तैयार किए जा रहे हैं। तो अब इसी इनके किसान के प्रति सरकार की वर्तमान भूमिका का, किसानों की समस्याओं का उपेक्षा का, किसानों को हिंदुस्तान से मिटाने का ये सरकार की पॉलिसी है। आज सरकार बस का एक ही पॉलिसी है कि पूरे देश की सारी जमीनें किसान से छोड़ लिया जाए, उनको किसानों को बेदखल कर दो और ये 2 दर्जन व्यापारियों को आप ये सारी जमीनें कब्जा दे दो और इसके बाद किसान जो है व्यापारियों के रहमो करम पर जिंदा रहे। किसान जो है, किसान का भूत, किसान का वर्तमान, किसान का भविष्य, ये तीनों जो है जाकर के व्यापारियों के चरणों में गिर जाए। तो ये लड़ाई यहाँ बात की है कि किसान जिंदा रहेगा या व्यापारवाद जिंदा रहेगा। मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरीके से किसान अगर देश के अंदर नहीं रहेंगे जी, तो फिर देश की जनता क्या अन्न खाएगी, कैसा अपना पेट भरेगी, कैसे देश के जो 140 करोड़ के लोग हैं वो क्या खा पाएंगे? देखिए, सरकार 140 करोड़ के पीछे नहीं है। अब देखिए सरकार की पॉलिसी देखिए, एक बिल को जब भारत के पटल पर भारत की संसद में वित्त मंत्री बोल रहा हो कि हमने जो है हिंदुस्तानियों को 3 करोड़ आवास का व्यवस्था कर दिया है, ये पहली तारीख का बयान है। आज अब 4 तारीख को उस बयान पर अगर प्रधानमंत्री आता है तो प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारतवासियों के लिए 4 करोड़ आवास का इंतजाम कर दिया हूं। 1 करोड़ बढ़ा दिए, 1 करोड़ बढ़ा दिए। तो अब जहां वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच इतनी बड़ी विषमता हो, इतना बड़ा विश्वासघात हो, इतना बड़ा धोखा हो, इतनी बड़ी चकमा देने वाली पॉलिसी हो, उस सरकार से किसानों का भला कैसे हो? सब झूठ के सहारे चल रहा है। बिल्कुल, जो भी झूठ बोलना, झूठ नहाना, झूठ खाना, झूठ सोना, झूठ पालना, यही सरकार के पास बचा है साहब। अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, अब बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अब तो आप समझिए कि आपने पूरे जीडीपी का आपने 81% लोन ले लिया। 90 पर जब श्रीलंका की जीडीपी पहुंची तो राष्ट्रपति भवन आप जब्त होते हुए आपने देखा। वहां की श्रीलंका की जनता ने राष्ट्रपति भवन पर हल्ला बोल दिया। केवल 9% बाकी है बर्बाद होने में। ये जिस दिन 80% बर्बाद हो चुका, जहां 90% गया कि भारत का सर ऊपर और पैर नीचे आकर खड़ा हो जाएगा। यही पैर ऊपर सर नीचे, हाँ, पैर ऊपर और सर नीचे आकर खड़ा हो जाएगा। अब उसी समय का ये भारत में जो है एक कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोग हैं, ये चाहते हैं। ये जब देश गुलाम था तभी अंग्रेज का तलवा चाट रहे थे, देश आजाद हुआ तो फिर अंग्रेजों को स्थापित कर रहे हैं। तो इनकी यही पॉलिसी है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं। इनके जब देश का किसान एमएसपी पर कानून मांग रहा है, गारंटी मांग रहा है और चुनाव सर पर है, तो सरकार को देश के किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किसानों के बारे में ये सरकार सोच नहीं सकती। ये किसान का मैं शुरू में ही बताया कि ये बात की लड़ाई लड़ रही है, व्यापार बात की लड़ाई लड़ रही है। अब व्यापारी का एक ही काम होता है, व्यापार करना, देश का धन जो है अपने पास कब्जा में रखना, देश की सारी सिस्टम अपने कब्जे में रखना, देश का सारा व्यवस्था अपने कब्जे में रखना।
और यही सरकार कर रही है। बनिया व्यापारवाद पर चाणक्य को पढ़िए। चाणक्य ने कहा कि जिस दिन जिस मुल्क की सत्ता अगर बनियों के हाथ लगेगी तो कपड़ा की तरह गाड़ करके फाड़ करके बिक देगा। आज वही हालात है कि सरकार फट चुकी है, सरकार के पास कुछ नहीं है, सारा सिस्टम बनियों का। बिल्कुल बिल्कुल केवल बाद की लड़ाई है कि यहाँ व्यापारवाद ही केवल रहेगा। किसानवाद खत्म करो, केवल व्यापारवाद में काम करो। किसान खत्म हो जाएगा और ये कुछ चंद उद्योगपति ही किसानों की जमीन लेकर फसल उगाएंगे तो फिर पूरा देश तो मजदूरी की उसमें चपेट में चला जाएगा। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। किसान को मजदूर बनाने की साजिश हो रही है। भैया सबसे बड़ी बात है कि भक्ति आप तब करोगे जब भूखे रहोगे। भक्ति आप एग्जाम्पल फार देख लीजिए, किसी संपन्न व्यक्ति को आप भक्त होते हुए नहीं देखा होगा। तो गरीबी में भक्ति होती है। जब आदमी के पास रोटी की समस्या होती है तब वो भक्ति करता है। जिसका भरा पूरा है वो क्यों भक्ति करे? वो तो खुद ही उसकी भक्ति दुनिया कर रही है। वही आज हो रहा है कि आज अडानी अंबानी का दुनिया भक्ति कर रही है। वही किसान का कौन? वो किसान तो फटहाल है, वो तो अपनी रोजी के लिए तड़प रहा है, अपने परेशानियों के लिए तड़प रहा है, अपने बच्चों का भविष्य के लिए तड़प रहा है, अपने बच्चों का भविष्य के रख रखाव के लिए तड़प रहा है, अपना मजदूरी का उचित रेट मांग रहा है। लेकिन यहाँ उसे आतंकवादी कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है, नक्सलवादी कहा जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने घर में आतंकवादी की संज्ञा पा रहे हैं। ये विश्व इसी किसान का बेटा फौज के अंदर जाकर अपने देश की बॉर्डर की रक्षा करता है। इसी देश का किसान का बेटा बॉर्डर पर जाकर आतंकवादियों से लड़ता है देश के खातिर। इसी देश का किसान का बेटा पाकिस्तान की फौज से, चाइना की फौज से लड़ाई लड़ रहा है। किसी का उद्योगपति का बेटा, किसी मिडिल क्लास फैमिली का बेटा तो नहीं लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि केवल राणा प्रताप का इतिहास में जिंदाबाद नहीं हुआ है, जयचंद का भी सुबह जिंदाबाद हुआ है। तो उसी तरह भारत में हो रहा है, जो आप देखते रहिए कि इनकी राष्ट्रभक्ति क्या है। ये जब तक देश के शक्ल को, देश के स्वरूप को, देश के संविधान को, देश के विधा को जब तक मिटा नहीं लेंगे तब तक ये दम नहीं लेंगे। ये वही काम करते रहेंगे जो हमारे विरोधियों ने करते आए हैं। यही काम हुआ तो आज हम 1000 साल बाद जो है गुलामी से बाहर हुए। उसी की बुनियाद फिर शुरू हो गई है, उसी के बुनियाद पर काम की प्रथा फिर शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही उसी तरफ, जब भुखमरी हम भारत के पास आ जाएगी, जब पूरी व्यवस्था तार तार हो जाएगी, तब हमारे पास भक्ति रहेगी। लेकिन मोदी जी की तुलना तो भगवान से की जा रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी को भगवान वही मानता है जो पियक्कड़ हो। ये पियक्कड़ है सब, केवल जो चंपत राय जी भी पियक्कड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, चंपत राय जैसा भ्रष्ट व्यक्ति, जिसके खिलाफ, जिसके प्लानिंग में कई बार सवाल उठे हैं। अब चंपत राय का जब जांच होगी, जब दूसरी सरकार आ जाए, तब आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। ये ट्रस्ट में जो पैसा दिखाया जा रहा है, ये भाजपा का है, ये आरएसएस का है। वो पैसा जो है ये ट्रस्ट के माध्यम से ले रहे हैं ताकि अपने नंबर 2 की कमाई को नंबर 1 किया जा सके और चुनाव में लगाया जा सके। ये मामला है। सिर्फ किसान, इसी चक्कर में किसानों को सरकार समस्या मान नहीं रही है। कुछ लोगों का आरोप है कि देश के अंदर 70 से 80 करोड़ किसान परिवार रहते हैं। इस सरकार को ईवीएम पे इतना भरोसा है कि 70-80 करोड़ किसानों की भी दुश्मनी मोल ले रही है। बिल्कुल, मैं बता दिया कि ईवीएम बनाने का ठेका अडानी अंबानी का है। तो अब अडानी अंबानी ही देश का भविष्य है, लोकतंत्र भविष्य, किसान का, सबका, हर किसी का, मजदूर का, जवान का, सबका भविष्य अडानी अंबानी। पूरे देश का मीडिया जो है अडानी अंबानी की है। पूरी सरकार अडानी अंबानी की चल रही है। आज जिसे आप सिस्टम समझ रहे हैं, ये कुल उसके नौकर हैं। सब नौकर हैं, सब, ये सब गुलाम हैं उनके। ये केवल 5 लोग चला रहे हैं, जो जग जाहिर है। आने दीजिए, आने वाला कल में उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा कि 5 लोग कौन है, ये कंपनी किसकी है, ये किसके द्वारा संचालित हो रहे, सब पता चल जाएगा। आज जिस तरह से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी ने एक रैली के दौरान कहा है, हमारी सरकार बनेगी, संसद के अंदर सबसे पहला काम अगर कुछ होगा तो वो एमएसपी पर कानून बनेगा, उसके बाद अगली सरकार कुछ काम करेगी। तो आप राहुल गांधी के इस भाषण पर भरोसा करते हैं? राहुल गांधी के
फैसले पर किसानों के हित में 72,000 लाख करोड़ रुपया राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार से एक मुश्त माफ कर दिया। ये विश्व के इतिहास में कोई इसका समानांतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। राहुल गांधी जो कहते हैं, राहुल गांधी वही करते हैं। उस लकीर से पीछे उन्हें कोई नहीं दिखा। भरोसा है पूरा किसान, बिल्कुल किसान नहीं, पूरे देश को भरोसा है, केवल अंधभक्तों को भरोसा नहीं है। और ये भी समय आने पर इनको भरोसा हो जाएगा। एमएसपी कानून बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री निश्चित एमएसपी बनेगा, सामाजिक न्याय होगी, सारा सिस्टम जो उद्योगपतियों के द्वारा लूटा गया है सब उसको वापस कर लिया जाएगा। सब अडानी अंबानी सबसे छीन लिया। बाद में राहुल जी शपथ लेंगे लाल किला के प्राचीर से। उसी दिन जितने उद्योगपतियों ने देश की संपत्ति को लिया है, उसी दिन वो लाल किले से ही फैसला हो जाएगा कि ये संपत्ति सरकार की है, आपका कुछ नहीं, छीन लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद राय जी, जिन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को एमएसपी मिलेगी, उनको इस चीज़ पर पूरा भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि जो किसान ये आतंकवादी हैं, ये सब है, तो ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसा विनोद राय साहब का कहना है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी का विकास करना चाहती है। अब देखना होगा कि 2 महीने बाद देश के अंदर चुनाव है और जनता इसके ऊपर क्या फैसला करती है, और अगली सरकार भारत के अंदर किसकी बनती है, इंडिया गठबंधन की बनती है या एनडीए की बनती है, ये तो वक्त ही तय करेगा और देश की जनता तय करेगी। धन्यवाद।